नाम प्रियांशु है और आप सभी सम्मिलित हो चुके हैं मेरे YouTube चैनल दिव्यज्ञासा में। कुछ शब्द होते हैं कार्डियोलॉजी में जिनकी जानकारी होना बहुत आवश्यक है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी कार्डियोलॉजी का सेक्शन बिना किसी विघ्न के पूरा कर लें तो उन शब्दों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो जानते हैं उन शब्दों के बारे में जो कार्डियोलॉजी की जानकारी प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक होते हैं। पहला शब्द है प्रीलोड, प्रीलोड, और दूसरा शब्द है आफ्टर लोड, आफ्टर लोड। प्रीलोड का दूसरा नाम है एंड डायस्टोलिक प्रेशर, और आफ्टर लोड का दूसरा नाम है सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो प्रीलोड मतलब कि अब मानकर चलिए कि ये आपका लेफ्ट हार्ट है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हार्ट है, ये आपकी एओर्टिक वाल्व है, ये आपकी बाइकस्पिड वाल्व है। अब एंड डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोल होने के एंड पे जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक प्रेशर। मतलब कि जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल कर रहा है उसके एंड पे जो इसमें प्रेशर होगा उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक प्रेशर या फिर प्रीलोड। अब जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल कर रहा है तो उस टाइम पे एट्रिया उसमें ब्लड फेंक रहा है। ठीक है, जिस टाइम पे एट्रिया पूरा डायस्टोल कर रहा है उस टाइम पे एट्रिया वेंट्रिकल में ब्लड फेंक रहा है, और जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल कर चुका है तो उसके एंड पे उसमें खूब सारा ब्लड भर जाएगा। जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल कर चुका है तो उसके एंड पे वेंट्रिकल में खूब सारा ब्लड भर जाएगा और उसकी वजह से जो प्रेशर होगा उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, और जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल कर गया तो उसके बाद पे होने वाली है सिस्टोल, है ना। जब वेंट्रिकल पूरा डायस्टोल कर गया तो उसके बाद होने वाली है सिस्टोल। तो मैं ये कह सकता हूँ कि सिस्टोल शुरू होने से पहले और डायस्टोल होने के बाद जो प्रेशर वेंट्रिकल में होगा उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक प्रेशर या फिर प्रीलोड। तो प्री इसलिए कहा गया, प्री मतलब कि पहले, पहले सिस्टोल शुरू होने से पहले, लोड मतलब कि प्रेशर, मतलब कि वेंट्रिकल में जो प्रेशर होगा सिस्टोल शुरू होने से पहले वो होगा प्रीलोड। या फिर ये कहूँ कि वेंट्रिकल में जो प्रेशर होगा पूरा डायस्टोल होने के एंड पे उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक प्रेशर। भाई बात तो ये कि ना, एंड डायस्टोलिक प्रेशर डायस्टोल शुरू होने के बाद, पूरा डायस्टोल होने के बाद या फिर सिस्टोल शुरू होने से पहले में जो प्रेशर होगा वेंट्रिकल में उसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक बोलिए फिर प्रीलोड। भाई प्रेशर क्यों होगा? क्योंकि एट्रिया ने पूरा का पूरा ब्लड वेंट्रिकल में डाल दिया है, इसकी वजह से क्या होगा, प्रेशर जनरेट होगा जिसे बोलेंगे एंड डायस्टोलिक प्रेशर या फिर प्रीलोड। अब एक दूसरा शब्द है आफ्टर लोड। भाई यहाँ प्री था तो आफ्टर लोड में क्या होगा, आफ्टर लोड, लोड मतलब कि प्रेशर, आफ्टर मतलब कि बाद में, कि सिस्टोल के बाद में, सिस्टोल शुरू होने के बाद में जो वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट होगा टू ओपन एओर्टिक वाल्व। समझ रहे हो? लोड मतलब कि प्रेशर जनरेट होगा वेंट्रिकल में टू ओपन द एओर्टिक वाल्व, और कब होगा, आफ्टर सिस्टोल शुरू, सिस्टोल शुरू होने के बाद में जो प्रेशर जनरेट होगा वेंट्रिकल में उसे बोलेंगे आफ्टर लोड। समझ रहे हो ना कि भाई क्या होगा कि सिस्टोल शुरू हुई और उसके बाद में जो वेंट्रिकल में प्रेशर जनरेट किया गया टू ओपन द एओर्टिक वाल्व उसे बोलेंगे आफ्टर लोड। और आफ्टर लोड को दूसरा नाम दिया गया है सिस्टेमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम में की वेसल्स में कितना रेजिस्टेंस है। भाई आपके सिस्टम की वेसल्स कितना, जो आपके सिस्टम की वेसल्स हैं, ये भाई एओर्टा का जा रही है, आपके सिस्टम की वेसल्स में जा रही है। ठीक है, उन वेसल्स में कितना रेजिस्टेंस है, जितना रेजिस्टेंस होगा उतना अधिक आफ्टर लोड होगा। भाई उतना अधिक वेंट्रिकल को प्रेशर जनरेट करना पड़ेगा टू ओपन द एओर्टिक वाल्व, है ना।
तो इस प्रकार से आफ्टर लोड को सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस भी कहा गया है। तो आप समझ गए ना कि प्री लोड क्या होता है और आफ्टर लोड क्या होता है। प्री लोड को एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम क्यों कहा गया है और आफ्टर लोड को सिस्टमिक वास्कुलर रेजिस्टेंस क्यों कहा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने समझ लिया प्री लोड और आफ्टर लोड। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लो। फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लो ये बोलता है कि एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या फिर प्री लोड या फिर फिलिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक आउटपुट। मतलब कि अगर आप एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या ये कहूँ कि एंड डायस्टोलिक प्रेशर, अगर आप एंड डायस्टोलिक प्रेशर, प्री लोड या फिलिंग प्रेशर बढ़ाओगे तो स्ट्रोक आउटपुट भी बढ़ेगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये आपका लेफ्ट हार्ट है। ठीक है, अब इस समय एट्रियम कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट। जब एट्रियम करेगा कॉन्ट्रैक्ट तो वो ब्लड भर देगा वेंट्रिकल में ब्लड भर देगा, और इस ब्लड भरने की वजह से एक प्रेशर जनरेट होगा वेंट्रिकल में जिसे बोलते हैं फिलिंग प्रेशर या फिर एंड डायस्टोलिक प्रेशर या फिर प्री लोड। तो इस तरीके से क्या होगा, वेंट्रिकल में एक प्रेशर जनरेट होगा ब्लड भरने की वजह से जिसे फिलिंग प्रेशर बोलते हैं, और इस फिलिंग प्रेशर की वजह से वेंट्रिकल की वॉल करेंगी स्ट्रेच, और सेम रबर की तरह। जैसे रबर को आप स्ट्रेच करते हो तो क्या होता है, जब स्ट्रेच करते हो तो वो फिर से होगी कॉन्टैक्ट। जितने ज़्यादा आप उसे स्ट्रेच करोगे उतना ही ज़्यादा वो कॉन्टैक्ट होंगी। अब क्या होता है, अगर फिलिंग प्रेशर बढ़ा दिया हमने, बढ़ा दिया तो क्या होगा, जो स्ट्रेचिंग होगी वेंट्रिकल की वॉल्स की वो ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा स्ट्रेचिंग होगी उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, और जितनी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी उतना ही ज़्यादा स्ट्रोक आउटपुट बढ़ेगा। तो इसलिए कहा गया है कि फिलिंग प्रेशर बढ़ाने की वजह से स्ट्रोक आउटपुट बढ़ता है, क्योंकि जितने ज़्यादा फिलिंग प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा वेंट्रिकल की वॉल स्ट्रेच करेंगी, और जितनी ज़्यादा वेंट्रिकल्स की वॉल स्ट्रेच करेंगी उतना ही ज़्यादा वो जान से कॉन्ट्रैक्ट होंगी, और जितनी ज़्यादा जान से वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी उतना ही ज़्यादा वो स्ट्रोक आउटपुट निकालेगी। तो इस प्रकार से स्ट्रोक आउटपुट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा गया कि फिलिंग प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक आउटपुट। तो फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लो ये बोलता है कि इफ़ वी इंक्रीज द फिलिंग प्रेशर स्ट्रोक आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज बट विद इन लिमिट्स में। ऐसा लिमिट्स में होने वाला है। क्यों? क्योंकि भाई रबड़ को अगर आप ज़्यादा स्ट्रेच कर दो तो वो ढीली पड़ जाती है ना। सेम ऐसे ही अगर आप फिलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दो तो वेंट्रिकल्स की वॉल इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो जाएंगी कि वो ढीली पड़ जाएंगी, जिसकी वजह से वो उतनी जान से कॉन्टैक्ट नहीं हो पाएगी और स्ट्रोक आउटपुट उतना नहीं निकाल पाएगी जितना पहले निकाल रही थी, है ना। मतलब कि लिमिट्स में अगर आप फिलिंग प्रेशर बढ़ाओगे तो स्ट्रेचिंग बढ़ेगी और कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगी और स्ट्रोक आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन लिमिट के बाद बढ़ाओगे फिलिंग प्रेशर तो उसकी वजह से स्ट्रेचिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और कॉन्ट्रैक्शन कम हो पाएगी और स्ट्रोक आउटपुट कम हो पाएगा। इस चीज़ को आप एक ग्राफ है उससे समझ सकते हैं। मान लीजिए ये आपका ग्राफ है, इसमें यहाँ पे फिलिंग प्रेशर आ गया या फिर प्री लोड या फिर एंडास्टोलिक प्रेशर आ गया और यहाँ पर आ गया स्ट्रोक आउटपुट। ठीक है, स्ट्रोक आउटपुट। अब फिलिंग प्रेशर बढ़ाओगे तो स्ट्रोक आउटपुट भी बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट पे जाके रुक जाएगा, अब और नहीं बढ़ेगा क्योंकि अब उसकी स्ट्रेचिंग कैपेसिटी पूरी हो गई। लेकिन अगर आप इससे भी ज़्यादा स्ट्रेच करोगे, इससे भी ज़्यादा अगर आप फिलिंग प्रेशर बढ़ाओगे, इससे भी ज़्यादा आप स्ट्रेचिंग करोगे तो क्या होगा, स्ट्रोक आउटपुट कम होने लगेगा। मतलब कि उसकी फिर से कॉन्टैक्ट होने की कैपेसिटी कम होने लगेगी, है ना भाई। अगर आपने फिलिंग प्रेशर एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा दिया तो स्ट्रेचिंग लिमिट से ज़्यादा होने लगेगी, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन
कम होने लगेगी और स्ट्रोक आउटपुट कम होने लगेगा। तो ये होता है एक नॉर्मल हार्ट का ग्राफ ऑफ फिलिंग प्रेशर विद स्ट्रोक आउटपुट। अब मान लीजिए अगर किसी व्यक्ति का हार्ट फेल हो चुका है, तो अगर हार्ट फेल हो गया तो ग्राफ कुछ यूँ बनेगा, मतलब कि उसकी लिमिट थोड़ी नीचे आ जाएगी। फिलिंग प्रेशर बढ़ाओगे तो यहीं पे ही उसका स्ट्रोक आउटपुट आगे रुक जाएगा और उसके बाद कम होने लगेगा, तो लिमिट कम हो जाएगी हार्ट फेल्योर में। अब हार्ट फेल्योर में आप मरीज को दोगे कार्डियक ग्लाइकोसाइड और जब मरीज को आप कार्डियक ग्लाइकोसाइड दोगे तो उसकी लिमिट थोड़ी बढ़ जाएगी, उसका स्ट्रोक आउटपुट थोड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है कार्डियक ग्लाइकोसाइड देने के बाद। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि कैसे फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लॉ बताता है कि एंड डायस्टोलिक प्रेशर प्रीलोड या फिलिंग प्रेशर बढ़ाने की वजह से स्ट्रोक आउटपुट बढ़ता है, बट विद इन लिमिट, सेम एज रबर। भाई रबर भी लिमिट में स्ट्रेच होगी, लेकिन लिमिट के बाद वो स्ट्रेच होना बंद कर देगी और उसमें कॉन्ट्रैक्शन आनी बंद हो जाएगी। अगला शब्द है लैपलेसेस लॉ। लैपलेसेस लॉ ये बोलता है कि प्रेशर इन वेंट्रिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन इन वेंट्रिकल। भाई ठीक बात है, वेंट्रिकल की अगर आप टेंशन बढ़ाओगे तो उसमें प्रेशर भी बढ़ जाएगा, लेकिन फिर ये बोलता है कि प्रेशर इन वेंट्रिकल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ वेंट्रिकल। भाई अगर वेंट्रिकल का रेडियस बढ़ा दिया तो प्रेशर कम जनरेट होगा। भाई सिंपल सी बात है, यह आपका वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल में अगर आप इसकी वॉल्स में अगर आप टेंशन अधिक जनरेट करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर टेंशन अधिक जनरेट करोगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, लेकिन अगर आपने इसका रेडियस बढ़ा दिया तो क्या होगा? रेडियस बढ़ने की वजह से जो प्रेशर जनरेट कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। तो रेडियस इंक्रीज करने से प्रेशर जनरेट कम होगा। ठीक है, रेडियस बढ़ाने से प्रेशर जनरेट कम होगा, लेकिन अगर आप टेंशन बढ़ाओगे तो प्रेशर भी अधिक जनरेट होगा। तो ये बोलता है लैपलेसेस लॉ। कोई दिक्कत? अगली चीज़ है सेंट्रल वेनस प्रेशर। सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है और ये आपकी वेना कावा है। ठीक है, तो वेना कावा जो कि आपके एट्रियम के जस्ट नियर है, उस पोजीशन पे जो प्रेशर होगा उसे बोलते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। वेना कावा में एट्रिया के पास जो प्रेशर होगा उसे बोलते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। ठीक है, सेंट्रल वेनस प्रेशर बताता है कि आपके एट्रियल प्रेशर क्या होगा। आपका एट्रियल प्रेशर क्या होगा, इस बात का मुआयना देता है सेंट्रल वेनस प्रेशर। और सेंट्रल वेनस प्रेशर की वजह से पता लगेगा एट्रियल प्रेशर का, और एट्रियल प्रेशर बताएगा प्रीलोड को। तो इस प्रकार से हर चीज़ इंटर कनेक्टेड रहती हैं। ठीक है, अब अगला सवाल ये है कि सेंट्रल वेनस प्रेशर नापा कैसे जाएगा। ये आपका एक मीटर है जिसमें 2 पोर्ट हैं। एक पोर्ट लगा दिया जाएगा एनएस में। ठीक है, एनएस में एक पोर्ट लगा दिया जाएगा और दूसरा पोर्ट जो है वो लगा दिया जाएगा सेंट्रल लाइन के थ्रू वेना कावा में।
ठीक है, यहाँ पे लगा दिया जाएगा वेना कावा, जिस पॉइंट पे हमने प्रेशर नापना है। तो क्या करेंगे, NS भर देंगे, ये हमने NS भर दिया मीटर में, ठीक है, जो ये मीटर है इसे बोलते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर मैनोमीटर, ठीक है। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर मैनोमीटर में हम NS भर देंगे, ये NS भर दिया पूरा, और अब ट्राइवे पोर्ट से इसे बंद कर देंगे, ठीक है, और अब इसे खोल देंगे, मतलब कि इस वाले पोर्ट को खोल देंगे, और उसकी वजह से क्या होगा, सारा का सारा जो NS हमने भरा था वो चला जाएगा इस पॉइंट पर, यहाँ पर चला जाएगा, और तब तक जाएगा जब तक कि यहाँ का प्रेशर, इस वेना कावा का प्रेशर और इस मीटर का प्रेशर, इस मैनोमीटर का प्रेशर सेम नहीं होता। और ये सेम कब होगा, जब पहुँच जाएगा ये 3 सेंटीमीटर, 3 नहीं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर पे ये रुक जाएगा, ठीक है, 4 पे रुक जाएगा, और कभी कभी रुकता है 10 पे, मतलब कि ये एक एवरेज है 4 से 10। तो क्या होता है कि नॉर्मल जो CVP होता है वो 4 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O होता है, या फिर अगर मैं बात करूँ mmHg में तो वो होता है 3 से 7 mmHg, ठीक है। तो सेंट्रल वेनस प्रेशर मैनोमीटर के थ्रू हम नापते हैं CVP, और CVP बताता है आपके एट्रियल प्रेशर को, ठीक है। नापते कैसे कि एक मीटर लेंगे जिसके 2 पोर्ट होंगे, एक पोर्ट को लगा दिया हमने वेना कावा में जहाँ हमें प्रेशर नापना है, और एक पोर्ट को लगा दिया हमने NS में, ठीक है। ट्राइवे पोर्ट से हमने ये पोर्ट बंद कर दिया और ये पोर्ट खोल दिया, इसकी वजह से सारा NS जो है क्या होगा, मैनोमीटर में भरा जाएगा। और अब हमने ये पोर्ट बंद कर दिया ट्राइवे पोर्ट से और इस वाले पोर्ट को खोल दिया, अब क्या होगा, सारा का सारा NS जो भरा था मैनोमीटर में वो जाएगा वेना कावा की इस पोजीशन में, और तब तक जाएगा जब तक कि वेना कावा में और यहाँ पे प्रेशर सेम नहीं हो जाता। और ये प्रेशर जो है वो एवरेज में आता है 4 से 10 सेंटीमीटर ऑफ H2O, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने समझ लिया कि सेंट्रल वेनस प्रेशर क्या होता है और कैसे हम नापते हैं और क्यों हम नापते हैं सेंट्रल वेनस प्रेशर। अगली चीज़ है जुगुलार वेनस प्रेशर। जुगुलार वेनस प्रेशर, जुगुलार वेनस प्रेशर मतलब कि जुगुलार वेन का प्रेशर, और ये नापा जाता है इंटरनल जुगुलार वेन से, इंटरनल जुगुलार वेन से नापा जाता है। और नापते कैसे हैं कि हम मरीज को बोलेंगे कि वो एक बेड पे लेट जाए जिसका एंगल हमने सेट किया हुआ है 45 पे, ठीक है। ये हमने एंगल सेट किया हुआ है 45 डिग्री पे बेड का। इस बेड पे पेशेंट को लेटा देंगे और पेशेंट को बोलेंगे कि अपनी गर्दन को टिल्ट कर ले इस तरीके से। जब पेशेंट अपनी गर्दन टिल्ट करेगा तो उसकी जुगुलार वेन दिख जाएगी जस्ट एट द एंगल ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, ठीक है। उसकी इंटरनल जुगुलार वेन दिख जाएगी एट द एंगल ऑफ स्टेर्नोक्लेडोमास्टोइड मसल्स, ठीक है। तो वहाँ पे उसकी जुगुलार वेन दिख जाएगी, इंटरनल जुगुलार वेन। अब किया क्या जाएगा, अब मान लीजिए जुगुलार वेन में प्रेशर बढ़ा हुआ है तो वेन मोटी हो जाएगी और थोड़ी ऊपर उठ जाएगी, ऐसे ही होगा। अब नापते कैसे हैं कि एक स्केल लेंगे जो इस प्रकार से होगा, ठीक है। इस स्केल का इस पोजीशन को रखेंगे स्टर्नल एंगल पर, ठीक है, स्टर्नल एंगल पर, और इस पोजीशन को रखेंगे, इस पॉइंट को रखेंगे जुगुलार वेन पे, इंटरनल जुगुलार वेन पे। अब जितना ज़्यादा प्रेशर होगा उतनी मोटी जुगुलार वेन होगी, और जितनी मोटी जुगुलार वेन होगी उतना ही ऊपर ये स्केल जाएगा। जो स्केल है ये मूवेबल है, ये उतनी ऊपर जाएगा, और इसमें होती है रीडिंग, ठीक है, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। तो नॉर्मली क्या होती है ये 3 सेंटीमीटर पे, अगर उससे बढ़ के आ रही है तो हम बोलेंगे कि जुगुलार वेनस प्रेशर बढ़ा हुआ है, ठीक है। और जुगुलार वेनस प्रेशर बड़ा है कम है जो भी है, जुगुलार वेनस प्रेशर बताता क्या है, जुगुलार वेनस प्रेशर बताता है कि आपके वेनस सिस्टम, आपके वेनस वास्कुलर सिस्टम में प्रेशर कितना है, कितना प्रेशर आपके वेनस वास्कुलर सिस्टम में है, इस बात का मुआयना देगा जुगुलार वेनस प्रेशर।
और इस बात से इस चीज़ को नाप के हम जुगुलार वेनस प्रेशर को नाप के हम पता लगा सकते हैं कि आपके हार्ट की कंडीशन क्या है और आपके पल्मोनरी सिस्टम की कंडीशन क्या है। ठीक है, उसके हालात का हम मुआयना ले सकते हैं। तो ये हो गया जुगुलार वेनस प्रेशर। अगली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर पल्स प्रेशर क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अगर हम सिस्टोलिक प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर से माइनस कर देंगे तो उस प्रेशर को बोलेंगे पल्स प्रेशर। ठीक है, एक चीज़ होती है मीन आर्ट्रियल प्रेशर। मीन आर्ट्रियल प्रेशर कैसे नापते हैं? मीन आर्ट्रियल प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस ट्वाइस ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन में 3। ठीक है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस ट्वाइस ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन में 3। ठीक है, तो मीन आर्टरियल प्रेशर होता क्या है? मीन आर्टरियल प्रेशर होता है कि मीन प्रेशर जो आर्टरी में है ड्यूरिंग द होल कार्डियक साइकिल, पूरी की पूरी कार्डियक साइकिल में जो मीन प्रेशर है आर्टरी में उसे बोलते हैं मीन आर्टरियल प्रेशर। अब आप कहेंगे कि तो मीन नापने का फॉर्मूला तो ये होता है SBP प्लस DBP, मतलब कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर अपॉन में 2। तो मैं कहूँगा हाँ आप ठीक हो, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पर हम जो मीन नाप रहे हैं वो ऐसी दो चीज़ों का नाप रहे हैं जिनकी क्वांटिटी सेम नहीं है। भाई सिस्टोल जो है वो सिर्फ होता है 0.1 या फिर 0.3 सेकंड के लिए, और जो डायस्टोल होता है वो होता है 0.7 सेकंड के लिए, 0.5 सेकंड के लिए। मतलब कि डायस्टोल का जो अमाउंट है, जो पीरियड है वो लंबा है और सिस्टोल का कम है। इसी वजह से ये फॉर्मूले में थोड़ी बदलाव आया है। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि मीन तो नहीं निकला ये, तो मीन ये निकला है। मीन इस फॉर्मूले से इसलिए निकाला है क्योंकि यहाँ पर जो पीरियड है डायस्टोल का और सिस्टोल का वो अलग अलग है ना। डायस्टोल लंबा होता है, सिस्टोल छोटा होता है, इस वजह से हमने फॉर्मूले को चेंज किया। ठीक है, ये होता है मीन आर्टरियल प्रेशर। हमने देख लिया कि पल्स प्रेशर क्या होता है, हमने देख लिया कि मीन आर्टरियल प्रेशर क्या होता है। तो इस तरीके से हमने समझ लिया कि प्रीलोड क्या होता है, आफ्टर लोड क्या होता है, फ्रैंकलिन स्टार्लिंग लॉ क्या होता है, लैप्लेस लॉ क्या होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन क्या होती है, और कार्डियक इंडेक्स समझ लेते हैं एक बार। कार्डियक इंडेक्स क्या होता है? कार्डियक इंडेक्स इज इक्वल टू कार्डियक आउटपुट अपॉन में बॉडी सरफेस एरिया। मतलब कि अगर आप बॉडी सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो कार्डियक इंडेक्स कम होगा, और कार्डियक आउटपुट बढ़ाओगे तो कार्डियक इंडेक्स बढ़ेगा। ठीक है, होता क्या है कि कार्डियक इंडेक्स इज द टर्म यूज्ड टू डिटरमाइन परफ्यूजन, टिश्यू परफ्यूजन। जितना ज़्यादा कार्डियक इंडेक्स होगा उतना ही ज़्यादा परफ्यूजन होगी, मान के चलिए कि कार्डियक आउटपुट बढ़ गया तो परफ्यूजन ज़्यादा होगी, लेकिन अगर उसी कार्डियक आउटपुट पे हमने बॉडी सरफेस एरिया बढ़ा दिया तो कार्डियक इंडेक्स कम होगा, परफ्यूजन कम होगी, है ना। परफ्यूजन कम होगी अगर बॉडी सरफेस एरिया हमने बढ़ा दिया। तो इस प्रकार से कार्डियक इंडेक्स नापा जाता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि कार्डियक इंडेक्स क्या होता है, हमने इजेक्शन फ्रैक्शन भी देख ली, हमने मीन आर्टरियल प्रेशर देख लिया, हमने पल्स प्रेशर देख लिया, और एक चीज़ और है कि जो कार्डियक इंडेक्स है वो होता है 2.524 लीटर पर मिनट
पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि अगर बॉडी सरफेस एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो कार्डियक आउटपुट कम से कम 2.5 लीटर पर मिनट होना चाहिए। 2.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर, 2.5 लीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कम से कम होना चाहिए और मैक्सिमम 4 होना चाहिए। तो ये रेंज होती है कार्डियक इंडेक्स की। ज़्यादा है तो दिक्कत है, कम है तो दिक्कत है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो समाप्त कर ली। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई संशय हो, कोई सुझाव हो तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आपका सवाल मुझे और आपको बेहतर और बेहतर बनने में सहायक होगा। धन्यवाद।